ऐसे में सुरंग बनाने वाली कंपनी को क्यों नहीं दोष देना चाहिए? इसके लिए सरकार प्रशासन को क्यों उत्तरदायी नहीं मानना चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर स्वतः संज्ञान लेगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी चार धाम मार्ग को जो है क्लियरेंस दे रखा है, तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के भी कंधे पर है कि चार धाम परियोजना को जब उन्होंने मंजूरी दी तो उन्होंने इन सब पर्यावरण और इन सब चीजों के रिपोर्ट पर विचार किया था कि नहीं होगा। पूरा जोशीमठ दरक रहा है, जगह जगह वहां जमीन धंस रही है और पूरे जोशीमठ के विलुप्त होने का खतरा जो है उत्तराखंड में पैदा हो गया है। लेकिन अब ये चार धाम परियोजना है और सरकार की नाक का सवाल है, इसलिए चाहे वो कोई मरे या कोई जिए, नाक का सवाल है, तो इसलिए इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, चाहे वो व्यवहारिक हो या पूरी तरह व्यवहारिक हो। हर बार हिमालय के क्षेत्र में बन रही संरचनाओं में कभी भी कोई हादसा होता है तो पहला प्रश्न यही उठता है कि क्या वैज्ञानिकों ने उस संरचना को बनाने की इजाजत दी थी? क्या सुरंग बनाने से पहले चट्टान का भूवैज्ञानिक सर्वे हुआ था? भूवैज्ञानिक यानी जियोलॉजिकल सर्वे में क्या निकल कर आया? अगर यह निकल कर आया कि वहां पर सुरंग बनाया जा सकता है तो यह कैसे संभव हुआ कि जो सुरंग अभी बनकर तैयार भी नहीं हुई उसके मुहाने से केवल 210 मीटर के अंदर इतना ज्यादा मलबा गिरा कि करीब 60 मीटर एरिया मलबे से भर गया और 41 मजदूर उसमें फंस गए। जब भी हादसा होता है तो प्रशासन समेत कई सारे लोग यह बात कहते हैं कि अभी सरकार से सवाल न पूछा जाए, कोई शिकायत दर्ज न की जाए और बचाव के काम में लगा जाए, जान बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह बात ठीक है कि सबसे ज्यादा प्राथमिकता बचाव काम को देनी चाहिए, मगर कोई हादसा अचानक नहीं होता है। धीरे धीरे सरकार और प्रशासन की तरफ से वह गलतियां बार बार दोहराई जाती हैं जिनकी नियति अंततः हादसों में तब्दील हो जाती है। अंबेडकर नामा पर आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी सिंह। 17 दिनों की जद्दोजहद के बाद 41 मजदूर उत्तराखंड में की सुरंग में से निकाल लिए गए, सकुशल निकाल लिए गए और उनका एम्स में इलाज चल रहा है। उत्तराखंड के सिलक्यारा में बीते 12 नवंबर को निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढहने में फंसे 41 श्रमिकों को 17 दिन के कड़े संघर्ष के बाद रैट माइनर्स के नाम से मशहूर, जो सुरंग में घुस के और हाथों से खुदाई करके जो है रास्ता बनाते हैं, उनके द्वारा 41 श्रमिकों को बाहर निकाला गया। अमेरिका से आई मशीन तक उसमें जो है फेल हो गई, वो मशीन के जो है वो पंखे टूट गए, कटर टूट गया। लेकिन 12,000 करोड़ की लागत से बन रहे चार धाम परियोजना के तहत ये जो टनल बन रहा था, इसमें सुरक्षा मानकों का ध्यान दिया गया था या नहीं, इस पर गंभीर सवाल हैं। तो अब 17 दिन बाद निकाले गए तो जो है वो क्या कहते हैं, वो पूरे प्रशासन को उसको सब लोग श्रेय लेने में लगे हुए हैं। लेकिन किन परिस्थितियों में 17 दिन तक ये मजदूर टनल में जिंदा रहे? अगर उनके अंदर जिजीविसा नहीं होती, अगर वो कमजोर दिल के होते, तो पता नहीं उनके साथ क्या हुआ होता, बिना खाना खाए बिना पानी पिए। लेकिन मजदूरों ने बाहर निकलने के बताया कि जो पत्थरों के बीच से पानी रिस रहा था उसको किसी किसी प्रकार वो करके वो जो है मतलब इतने दिन तक उसमें रहे। बाद में जब कुछ सुरंग बनी, कुछ रास्ता बना तो कुछ खाना दिया गया, लेकिन फिर भी कई दिन वो भूखे प्यासे रहे। उनकी जान सुरंग में फंसी हुई थी, उनके परिवार की जान सुरंग के बाहर अपने अपने घरों में फंसी हुई थी और दुआएं प्रार्थना चल रहा था कि हे भगवान किसी प्रकार उनको सुरक्षित बचा लो। अब सुरंग से बाहर निकालने के लिए कई सारे तरीके आजमाए गए, विदेश से मशीन मंगाई गई। बचाव कार्य को लेकर के सुरंग बनाने के काम में अनुभवी सरकार की कई सारी एजेंसियां उन्हें बचाने के काम में लगी रहीं। विदेश से एक्सपर्ट बुलाया गया, लेकिन अंत में वो रैट माइनर्स ही काम आए। सिलक्यारा सुरंग
उत्तराखंड में 12,000 करोड़ की लागत से बन रहे चार धाम राजमार्ग परियोजना का हिस्सा है, जिसे बनाने का ऐलान साल 2018 में हुआ था। 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग की लागत तकरीबन 1383 करोड़ रुपए आकी गई है। इस सुरंग को इस मकसद से बनाया जा रहा है कि गंगोत्री से यमुनोत्री के बीच का 20 किलोमीटर का फासला कम हो जाएगा और इसमें 45 मिनट कम लगेगा, समय कम लगेगा। NHIDCL ने जून 2018 में सुरंग प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन के मसले पर हैदराबाद की नवव्यू इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के साथ 853.79 करोड़ रुपए का करार किया था। अब इस कंपनी को लेकर भी विवाद है। एक विवाद तो यह है कि ये अडानी की सब्सिडियरी कंपनी है, जबकि अडानी ग्रुप ने खंडन किया है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं। और दूसरा विवाद यह है कि जिस कंपनी को ये ठेके का काम मिला है, उस कंपनी ने खुद ना बनाकर इसको सब लेटिंग कर दिया है। माने अपने छोटे छोटे जो है वो उसमें ठेकेदारों को जो है मतलब क्या कहते हैं, पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स जो कहे जाते हैं, उनको ये काम दे दिया गया है। अब जब भी हादसा होता है तो प्रशासन समेत कई सारे लोग यह बात कहते हैं कि अभी सरकार से सवाल न पूछा जाए, कोई शिकायत दर्ज न की जाए और बचाव के काम में लगा जाए। जान बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह बात ठीक है कि सबसे ज्यादा प्राथमिकता बचाव काम को देनी चाहिए, मगर कोई हादसा अचानक नहीं होता है। धीरे धीरे सरकार और प्रशासन की तरफ से वह गलतियां बार बार दोहराई जाती हैं, जिनकी नियति अंततः हादसों में तब्दील हो जाती है। अब जानकारों की माने तो हिमालय एक बनती हुई पर्वतमाला है। हिमालय की उम्र करोड़ों साल है, मगर यह पहाड़ों की दुनिया का बहुत उम्र दराज पहाड़ नहीं है। इसकी प्लेट एक दूसरे से पहाड़ों के बीच मौजूद प्लेट या एक तरह से कह लीजिए भूखंड के मुकाबले ज्यादा टकराती रहती है। इसीलिए जो है हिमालय रीजन में आप भूकंप भी जो है आए दिन और अक्सर आता रहता है। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टकराहट भीतर ही भीतर लगातार चलती रहती है, इसलिए भूकंप के लिहाज से भी बहुत खतरनाक इलाका माना जाता है। हालांकि टीम यही बात यूरोप या दूसरे महादेश में मौजूद ठीक यही बात यूरोप या दूसरे देश में मौजूद पहाड़ों के लिए नहीं कहा जा सकती। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर पीसी नमानी कहते हैं कि यूरोप या दूसरे देशों के पहाड़ों में बहुत बड़े सुरंग के सहारे सड़कें बनाई जाती हैं। यूरोप या दूसरे देश के लिए जितना आसान है उतना ही कठिन भारत में हिमालय और पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाकों में सुरंग बनाना है। भारत की परिस्थिति में सुरंग बनाने के लिए अलग तरह की विशेषज्ञता चाहिए, जो हाल फिलहाल नहीं दिखती है। हकीकत यह है, कहने का मतलब है कि हिमालय वैसे ही किसी भी संरचना के लिए जो पहाड़ काट कर बनाई जाती है उसके लिए बहुत ही संवेदनशील इलाका है। हर बार हिमालय के क्षेत्र में बन रही संरचनाओं में कभी भी कोई हादसा होता है तो पहला प्रश्न यही उठता है कि क्या वैज्ञानिकों ने उस संरचना को बनाने की इजाजत दी थी? क्या सुरंग बनाने से पहले चट्टान का भूवैज्ञानिक सर्वे हुआ था? भूवैज्ञानिक यानी जियोलॉजिकल सर्वे में क्या निकल कर आया? अगर यह निकल कर आया कि वहां पर सुरंग बनाया जा सकता है, तो कैसे संभव हुआ कि जो सुरंग अभी बनकर तैयार भी नहीं हुई, उसके मुहाने से केवल 210 मीटर के अंदर इतना ज्यादा मलबा गिरा कि करीब 60 मीटर एरिया मलबे से भर गया और 41 मजदूर उसमें फंस गए। कभी मलबे का इतना दबाव पड़ रहा था कि वहां से 1 मीटर डायमीटर वाली पाइप निकालने का काम भी संभव नहीं हो पा रहा था। आखिर इसका दोषी कौन है? क्या इन सवालों से यह आशंका नहीं पैदा होती कि 41 मजदूर इसलिए फंसे थे क्योंकि सुरंग बनाने के पहले प्रक्रियाओं के पालन से जुड़ी जो दो जरूरी शर्तें होती हैं उनका अनुपालन नहीं किया गया था? क्या उन चट्टानों पर भरोसा किया जा सकता है? अगर यह सुरंग तैयार होती और यहाँ से निकलने वाले वाहनों पर कभी मलबा भरभरा कर ठहरता, तब क्या होता? जानकार बताते हैं कि मानक यह कहता है कि सुरंग में कामकाज विशेषज्ञों और भूवैज्ञानिकों की निगरानी में होना चाहिए, मगर जमीन पर जाकर देखेंगे तो पता चलेगा मजदूर ठेकेदारों की निगरानी में काम कर रहे हैं। ठेकेदार अपनी लागत पर ज्यादा ध्यान देते हैं, सुरक्षा और विज्ञान पर कम। विशेषज्ञ की मौजूदगी नहीं है, जियोलॉजिस्ट की विशेषज्ञता और विज्ञान को नजरअंदाज किया जा रहा है। जहाँ सुरंग बनाने की दो तकनीक होती है, एक को कहते हैं ब्लास्टर एंड ड्रिलिंग मशीन और दूसरी होती है टनल बोरिंग मशीन।
इन दोनों में टनल बोरिंग मशीन का कामकाज धीमा होता है। यह मशीन महंगी होती है मगर ब्लास्ट और ड्रिलिंग मशीन के मुकाबले कम घातक होती है। सिलकारा सुरंग में ब्लास्ट यानी विस्फोट और ड्रिलिंग मशीन के जरिए काम किया जा रहा था। इस तरीके में विस्फोट करके चट्टान को तोड़ा जाता है। जहां चट्टान तो टूट जाती है मगर संभावना यह होती है कि धमाके की वजह से दूर दूर की चट्टानों में से कुछ कमजोर हो जाए और बाद में ही चट्टानें घातक साबित हों। अभी आपने पिछले दिनों पढ़ा होगा कि पूरा जोशीमठ इसी टनल के चक्कर में जो एनटीपीसी बना रही है, पूरा जोशीमठ दरक रहा है। जगह जगह वहां जमीन धंस रही है और पूरे जोशीमठ के विलुप्त होने का खतरा जो है उत्तराखंड में पैदा हो गया है। लेकिन अब ये चार धाम परियोजना है और सरकार की नाक का सवाल है, इसलिए चाहे वो कोई मरे या कोई जिए, नाक का सवाल है, तो इसलिए इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, चाहे वो व्यवहारिक हो या पूरी तरह व्यवहारिक हो। सुरंग बनाने वाली कंपनियां कभी स्वीकार नहीं करती कि वे अपने काम में विस्फोटनों से ब्लास्ट कराती हैं। लगातार इसका उल्लंघन देखा जाता रहा है। बहुत ज्यादा विस्फोटकों के जरिए ब्लास्ट कर चट्टानों को तोड़ा गया है। सुरंग के ढहने का अंतिम कारण बड़ा झटका था। इसकी जांच होनी चाहिए। भारी विस्फोटकों के इस्तेमाल से इनकार नहीं किया जा सकता है। सिलक्यारा सुरंग चार धाम प्रोजेक्ट का हिस्सा है। वही प्रोजेक्ट जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट है, मतलब उत्तराखंड में सड़कों का ऐसा जाल बना दिया जाएगा कि हर मौसम में चार धाम की यात्रा की जा सके। तो मूल मुड़ादे जो है क्या कहते हैं वो मतलब ओले पड़ गए हैं। अब ऑल वेदर रोड, अब ऑल वेदर स्लाइडिंग रोड है। नियम यह है कि अगर 100 किलोमीटर ज्यादा लंबी रोड बनाई जा रही तो उसके लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट किया जाए। चार धाम प्रोजेक्ट 889 किलोमीटर लंबी परियोजना है मगर पर्यावरण प्रभाव आकलन से बचने के लिए 889 किलोमीटर लंबी परियोजना को 53 हिस्सों में बांट दिया गया। यानी इतनी बड़ी परियोजना का पर्यावरण प्रभाव का आकलन नहीं हुआ। ऐसे में हादसे या चार धाम प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली सड़कों पर भविष्य में जो हादसे होंगे इसका दोषी कौन होगा। स्टैंडर्ड प्रक्रिया है कि इतनी बड़ी सुरंग बनाने के लिए एक स्केप रूट टनल मतलब बचाने का रास्ता भी बनाया जाता है ताकि आपदा के समय वहां से बाहर निकलने के लिए उस रास्ते का इस्तेमाल किया जाए। अगर ऐसा कोई मार्ग सिलक्यारा सुरंग में होता तो आसानी से मजदूरों को वहां से बाहर निकाल दिया जाता। तो सवाल यह है कि इस मानक को सिलक्यारा सुरंग बनाने के समय क्यों नहीं अपनाया गया, इसका जवाब कौन देगा। ऐसे में सुरंग बनाने वाली कंपनी को क्यों नहीं दोष देना चाहिए, इसके लिए सरकार प्रशासन को क्यों उत्तरदायी नहीं मानना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर स्वतः संज्ञान लेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी चार धाम मार्ग को जो है क्लियरेंस दे रखा है। तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के भी कंधे पर है कि चार धाम परियोजना को जब उन्होंने मंजूरी दी तो उन्होंने इन सब पर्यावरण और इन सब चीजों के रिपोर्ट पर विचार किया था कि नहीं, अगर पर्यावरण संस्थान ने गलत रिपोर्ट दी हो तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज फाउंडेशन के निदेशक अनिप नौटियाल के अनुसार 221 चमोली की आपदा में अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं चला और उत्तरकाशी में 900 करोड़ रुपए के 4.5 किलोमीटर सुरंग में स्केप सुरंग नहीं बना। कौन जिम्मेदार है। होटल ऑफिस में इमरजेंसी एग्जिट होती है, यहाँ क्यों नहीं है। उत्तराखंड में सभी नए चालू प्रोजेक्ट की सेफ्टी ऑडिट होना जरूरी है। तो क्या ये सेफ्टी ऑडिट होगी, लाख टके का सवाल है। क्या ये सेफ्टी ऑडिट होगी, क्यों, क्योंकि अगर ऑडिट होगी तो पता नहीं इस परियोजना को इतना पैसा खर्च करने के बाद भी यहीं लटकता हुआ ना छोड़ना पड़े।